हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से गणित भाग 1 10वीं कक्षा, जिसमें आप जानते हैं पहला पाठ चल रहा है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इसके प्रकरण को आगे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वह एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारा पहले चैप्टर का वीडियो नंबर 5 होगा ये। और इसको आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संग्रह 1.5 जो शाब्दिक प्रश्न है, इसको हम लोग 2 चरणों में पूरा करेंगे, यानी कि टोटल उसमें 6 सवाल है। तो आज हम लोग 3 सवाल कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 सवाल कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट भी क्या हो जाएगा, प्रश्न संग्रह के कंप्लीट हो जाएंगे। और बाद में हम लोग जब आप प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम सेट के भी वीडियो मैं आपको बनाऊँगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर दोस्तों देखा जाए तो आपको 1.5 आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल के बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड आपको इस अच्छी वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगी वो भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो देर ना कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अगर अच्छा लग जाए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना पहला सवाल एक्सरसाइज 1.5 का, तो अगर देखा जाए तो इसमें आपको बच्चों प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के 2 गुने का योगफल 19 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ क्या बात कर रहा है कि दो संख्याएं हैं, और दो संख्याएं हैं तो उसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। देखो आगे प्रश्न में जिक्र किया गया है बड़ी संख्या का 3 गुना, तो यानी कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी और एक क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन वो कौन सी संख्या है ये हमें नहीं पता है। तो शाब्दिक प्रश्नों में, इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हो सकता है कि बड़ी संख्या कोई ना कोई होगी, तो हमें नहीं मालूम है तो उसको हम x मान सकते हैं, और छोटी संख्या ना कोई होगी, वो भी हमें पता नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं, y मान सकते हैं। क्योंकि ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हल कर रहे हैं तो हम लोग इसमें दोनों को, एक को x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे। ओके, चरांक x y का उपयोग हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग मोस्टली x और y मानते हैं। आप कोई भी चरांक मान सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा x और y रखें। ओके, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना बड़ी संख्या जो है वह हमारी क्या है, x है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। इस तरह से हमने मान लिया। अब इसमें आपको देखो शर्त जो दिया गया, उसी शर्त के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पहली शर्त अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहली शर्तानुसार अब पहली शर्त है क्या, पहली शर्त ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, आपको 3 है। यानी कि बड़ी संख्या, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, कि बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या माइनस करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 3 आता है। तो पहली शर्त ये दिया है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन आपको वहाँ लिखा है कि दोनों का अंतर, तो इसका मतलब वही होता है, बराबर कितना है, 3 है। तो हम लोग बड़ी संख्या को x माने हैं, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये जाके बन गया हमारा पहला समीकरण। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी शर्त पे जाते हैं। तो दूसरी शर्त बच्चों क्या दिया है, कि बड़ी संख्या का 3 गुना,
तो बड़ी संख्या का 3 गुना, ध्यान से देखिएगा, संख्या का 3 गुना, यानी कि जो आपको बड़ी संख्या है उसको हमें क्या करना है, उसमें 3 का गुणा करना है, तो 3x हो जाएगा, है ना। बड़ी संख्या में x मालूम है, उसका 3 गुना यानी कि 3x से गुणा हो गया। और छोटी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या का 2 गुना, ये गुना है, आप मुना नहीं लिखिएगा, तो 2y हो जाएगा, उसमें 2 का गुणा कर देना है। अब ये बोल रहा है कि इनका योगफल 19 है, तो आगे शर्त क्या बोल रहा है कि इसका जो 3 गुना और 2 गुना है, इसका अगर हम योगफल मतलब क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 19। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को देखो हल करने का, आपने 9th में पद्धति पढ़ा था, निरसन पद्धति पढ़ा, और इस साल हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैमर नियम और आलेख विधि। तो हम लोग इसको क्रैमर नियम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको निरसन पद्धति तो आपको नहीं समझा गया इस साल, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि निरसन पद्धति आपको याद होगी। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दोनों समीकरण को हल करने का कौन सा पद्धति बताऊँगा, क्रैमर। आप वैसे परीक्षा में कोई भी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। तो क्रैमर नियम में हमें पहले क्या करना पड़ता है, समीकरण को सामान्य रूप में बदलना पड़ता है, और इसके बाद a1 a2 b1 b2 b ये सब का मान निकलना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, a1, पहले इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे a1 का मान कितना है, आप देखें तो a1 हमारा जो है वो यहाँ पर 1 है। पहले समीकरण को देख लो ध्यान से, b1 का मान आपको है -1 और c1 का मान है 3। कैसे पता चला, तो आप यहाँ पहले समीकरण में देख लीजिए, जो x का गुणांक होता है वह a1 होता है, और जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है। तो यहाँ कोई संख्या गुणे में नहीं लिखी गई है, इसका मतलब है यहाँ पे गुणांक 1 है, और गुणांक 1 है तो यहाँ पे x के बाजू में गुणांक कौन सा है, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 1 लिखा गया है, और यहाँ पे y की इधर भी 1 है, तो यहाँ माइनस लगा, इसलिए b1 क्या हो गया माइनस, और ये होता है हमारा c। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c1 ढूंढ लिए। इस तरह से पहले समीकरण से a1 b1 सब ढूंढ लिया। अब आपको दूसरे समीकरण में पहुँच जाना है। दूसरा समीकरण यहाँ पर है। अब इसमें देखिए x का गुणांक कितना दिया है, 3 दिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो a2 का मान है वो कितना हो गया, 3। b2 का मान कितना हो गया, b2 का मान हो गया आपको 2, और c2 का मान हो गया आपको 19। इस तरह से हमने सारे मान क्या किए, लिख लिए। ओके, इसको मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, c2। तो हमने a1 ये सब लिख लिया, लेकिन अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमें अभी d निकालना है, dx निकालना है, dy। इससे पहले देखिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया है क्रैमर विधि कैसे हल करते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्रैमर विधि पूरे अच्छे से सीख लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पे सवाल अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर विधि का उपयोग करेंगे। तो डी का उपयोग करते हैं। डी कैसे याद करते हैं, डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी बराबर a1 a2 b1 b2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो a1 है 1, a2 है 3, और इसके बाद हमारा ये है -1, और ये है आपका 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 का गुणा आप जानते हैं पहले 2 में होगा, -3 का गुणा -1 में होगा, तो ये हो गया 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 1 कम 3, 3 2 कितना हो गया 5। तो इस तरह से हमारा d का मान आया कितना, 5। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे d बराबर क्या आया, 5। ओके, अब हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, dx निकालेंगे। dx का फॉर्मूला क्या होता है, dx
dx बराबर होता है c1 c2 b1 b2। ओके, अब इसमें हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको आया 3, यहाँ है 19, यहाँ है -1 और ये है 2। अब मैं देखो डायरेक्ट गुणा करके रख रहा हूँ, 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना होगा 6, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 19 एक कम 19 हो जाएगा, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा आ गया dx का वैल्यू। ओके, अब हम लोग इसी प्रकार से क्या निकालेंगे dy। अब dy निकालते हैं। तो dy का फॉर्मूला क्या है a1 a2 c1 c2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इसमें वैल्यू रखिए तो ये है 1 3 और यहाँ पे 3 19 के 3 है। अब इसका देखो गुणा होगा, 1 का गुणा 19 में हुआ तो 19 -3 त्रिका 9, 19 में से 9 गया कितना आ गया 10। तो dy का वैल्यू कितना आ गया आपको 10। ओके, तो इस तरह से यहाँ से dy निकला, dx सब निकल गया आपको, dx निकल गया, dy निकल गया, d निकल गया। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि अब आपको फॉर्मूला लगाना है, x बराबर होता है dx बटे d, यानी कि 25 बटे में 5 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 बार। तो x का मान 5 आ गया। y का मान आपको क्या है, तो dy बटे d होता है यानी 10 बटे 5 घटाओ भाग दोगे तो 5 दूनी 10। इस तरह से हमारा आंसर दोनों आ चुका है। क्या आया, बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हमारी 5 है और छोटी संख्या क्या है हमारी 2 है। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, अब इसको मैं छोटा छोटा कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे x और y का मान आया, इससे पहले वाले पेज पे जाएंगे तो हम लोग ये डी एक एक बारी बारी से देख लेते हैं। सवाल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। है ना, तो अब ध्यान से देखिए, माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, पहली शर्त अनुसार बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 3, x माइनस वाई बराबर आपको 3 पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरी शर्त अनुसार ये समीकरण आपने बनाया और इस तरह से हमने यहाँ d का वैल्यू फाइंड आउट किया। अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ dx निकाला हमने, फिर अगले पेज पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे dy निकाला। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट किया, y की वैल्यू फाइंड आउट किया और ये हमारा आंसर आ चुका है। फाइनल आंसर यही है आपका। ओके, चलिए इस तरह से हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें आपको देखो तालिका के फॉर्म में दिया है और इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, कृति पूर्ण की जब मैं आयत हूँ और उसकी लंबाई चौड़ाई के सामने लिखा गया है तो x और y का मान ज्ञात करना। फिर बोल रहा है मेरा क्षेत्रफल और मेरी परिमिति ज्ञात करो, यानी आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको पता है आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट बताएंगे कि आयत की सम्मुख भुजाएं, क्या ना इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ओके, अब समान होती तो इसका मतलब है कि हम लोग आमने सामने की भुजाओं का मान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2x + y, देखो लंबाई पहले देखिए क्या है, एक जगह लंबाई में लिखा है 2x + y + 8 और उसके सामने लिखा है 4x - 8, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ हैं तो आयत की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे और यहीं से हमें क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है। तो पहले 4x माइनस यहाँ हो जाएगा
ये 2x मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ तो -2x हो जाएगा। -2x, फिर -y यहाँ पर है, ये +y आया तो ये भी -y, और 8 वहीं पर देखो, पहले भले इस साइड है लिखा मैंने, लेकिन वो मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है तो 8 वैसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -2y बराबर 8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से सब में भाग जा रहा है तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x -y बराबर 4। ये बना हमारा पहला समीकरण। यहाँ आप लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। तो ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन बच्चों। अभी इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 b1 c1 का मान क्या हुआ। तो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे आपको। हमारा a1 का मान देखिए क्या है यहाँ पर, a1 अगर देखा जाए तो 1 है क्योंकि x का गुणांक है। b1 का मान -1 है और c1 का मान 4 है। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे चौड़ाई को लेकर के आपस में। ओके, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चौड़ाई को लेंगे तो हम लोग सामने सामने है 2y बराबर x + 4, तो 2y बराबर x + 4, तो x इधर आएगा तो -x + 2y बराबर 4। अब यहाँ से हम लोग मान लिख देंगे किसका, a2 b2 c2 का। तो a2 का मान हो गया, यहाँ देखो x सिर्फ अकेला है लेकिन माइनस लगा तो इसलिए -1। b2 का मान कितना होगा, y के पास 2 गुणांक है यानी कि 2, वो भी प्लस में इसलिए b2 का मान 2 हो गया। और c2 का मान यहाँ पर देखो सिर्फ 4 लिखा है इसलिए c2 का मान कितना हो गया, 4। तो इस तरह से हमने सबका मान निकाल लिया है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a d का, dx का और dy का। चलिए हम लोग पहले निकालते हैं d। तो d निकालते हैं, इसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है a1 a2 b1 b2। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a1 का मान है 1, a2 का मान -1, फिर ये -1 और ये 2। अब ये वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको तिरे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और ये माइनस, फिर माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस हो गया, 2 1 कम 2 यानी कि 1 आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया, 1। d बराबर आया 1। ओके, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, dx निकालना है, dy निकालना है। तो चलिए dx निकाल लेते हैं। dx बराबर फॉर्मूला क्या है, फटाफट याद होना चाहिए, c1 c2 b1 b2। अब वैल्यू रख दीजिए 4 4 -1 2। अब इसको तिरे गुणा करो, देखो 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 आ जाएगा, और ये -4 गुणे -1 आपको लिख के दिखा दिया। 8 माइनस माइनस प्लस 4 और ये कितना आ गया, 12। तो हमारा dx का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ओके, ये काफ़ी लंबा सवाल है, याद रखिए क्योंकि कई चीज़ें पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, dy निकालेंगे हम लोग। तो dy बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद है, a1 a2 c1 c1 c2, यानी कि 1 -1 4 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 कम 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 कम 4 यानी कि टोटल हो गया 8। तो dy का मान कितना आया, 8। ओके, तो इस तरह से dx निकल गया, dy निकल गया है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
तो x बराबर क्या होता है dx बटे डी। तो dx हमारा आया था 12, 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा। और y बराबर था dy बटे डी, यानी 8 बटे 1 यानी कि 8 आएगा। ये x और y का मान हमारा एक काम पूरा हुआ। अब हमें क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो और आयत की परिमिति ज्ञात करो। उसके लिए हमें आयत की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी आयत की लंबाई निकालेंगे। तो आयत की लंबाई निकालना मतलब कहीं भी x और y का मान रख दीजिए जो आमने सामने बुझाए हैं। आयत की लंबाई l बराबर, अब देखो जो छोटा रहेगा वही रख दीजिए। देखो आयत की लंबाई में 4x माइनस वाई लिखा है, तो 4x माइनस वाई ऊपर वाले में भी रख सकते हैं। तो 4 गुणे 12 माइनस 8 यानी 48 माइनस 8, तो देखा जाए तो कितना हो जाता है टोटल 40। ये किसका मान आया, L का मान आया, याद रखिए लंबाई का मान आया। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई, क्योंकि बिना इसके हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत की चौड़ाई यानी b, तो b बराबर का फॉर्मूला यहाँ पे 2y है। तो 2 गुणे 8 कर दो, कितना आ गया 16, है ना। चौड़ाई की इधर देखो लिखा है 2y, और ये सेंटीमीटर नहीं इकाई सिर्फ है। तो हमने क्या किया, आयत की लंबाई चौड़ाई सब निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप देख सकें। ये हमने लंबाई चौड़ाई निकाला है। अब हम लोग अगले पेज पे क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे और परिमिति निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 40 थी और ये 8 था, 8 था कि 16 सॉरी, ये कितना था 16, 16 चौक 64 होता है, 640 वर्ग इकाई। ओके, ये हुआ हमारा आयत का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या बोला है, आयत का परिमिति भी ज्ञात करना। तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल आ गया, परिमिति ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत की परिमिति क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी 2 गुणे 40 धन 16, तो 2 गुणे 56 हो गया ना, 56 दूनी 112, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा कितना 112 इकाई। तो इस तरह से आपको आयत की परिमिति भी क्या हो गई, ज्ञात हो गई। ओके, तो देखा जाए आयत की परिमिति यहाँ पर है। इससे पहले वाले पेज में जाओगे तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर है। इससे पहले वाले पेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको आयत की लंबाई चौड़ाई निकाली गई। इससे पहले वाले पेज में जाओगे तो x और y का मान निकाला गया। तो ये बारी बारी से आपको क्या करना है, लिख के स्टेप वाइज इसको मैं छोटा करते जा रहा हूँ जिससे आप लिख सकें आसानी से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से स्टार्ट है। आप यहाँ से पहले A1 B1 C1 का सबका मान निकालेंगे, फिर D का दूसरा मान A1 B1 आ गया। फिर दूसरा समीकरण हमने तैयार किया। दूसरा समीकरण तैयार होने के बाद हमने D का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर dx निकाला, फिर dy निकाला, फिर x और y का वैल्यू निकाला, फिर लंबाई चौड़ाई निकाले, फिर क्षेत्रफल निकाले, फिर परिमिति निकाले, और इस तरह से आपका आंसर ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आज के लिए हम लोग लास्ट सवाल यही करेंगे। तो ये बात के 3 सवाल इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, क्या बोला है कि कोई पिताजी हैं और उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ने पे योगफल 70 आता है। यानी पिता और पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ने पे 70 आता है। लेकिन अगर पुत्र की आयु में पिता का दुगना जोड़े तो 95 टोटल आता है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग कुछ नहीं ज़्यादा सोचेंगे, मान लेंगे माना दोनों की कोई ना कोई आयु होगी। तो माना पिता की वर्तमान आयु
एक्स वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ओके, इस तरह से हमने पता नहीं था पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने उसको एक को एक्स मान लिया और एक को वाई। अब पहली शर्त क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो पहली शर्त देखें तो वो बोला है कि पिता की आयु में अगर पुत्र की आयु को दुगना जोड़ा जाए, तो पहली शर्त से कि पिता यानी x और उसमें पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ते हैं तो टोटल आता है 70। ये बन गया पहला समीकरण। और दूसरी शर्त ये बोल रहा है कि अगर पिता के 2 गुने में पुत्र की आयु जोड़ा जाए तो 95 टोटल आता है। इस तरह से दोनों समीकरण तैयार हो गया। अब हमें यहाँ से a1 b1 सबका मान निकालना है, जैसे क्रैमर विधि में आप करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट क्रैमर विधि के लिए a1 b1 c1 का सबका मान लिख लेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान है 1, b1 का मान है 2 और c1 का मान है 70। a2 का मान है 2, b2 का मान है 1 और c2 का मान है 95, है ना। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट dx और dy निकालेंगे। चलिए dx पहले d निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a1 a2 b1 b2। अब फॉर्मूले वैल्यू रखते हैं। तो 1 2 2 1, तिर्यक गुणा हुआ तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, यानी कि उत्तर किस में आ गया, -3। ओके, अब dx निकालते हैं। तो dx बराबर होता है c1 c2 b1 b2 सॉरी। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम लोग 70 95 2 और 1। तो 70 1 कम 70 माइनस 95 दूनी हो जाता है 190, घटा तो कितना आ गया, -120, यानी dx कितना आया, -120 आ गया। क्लियर। इससे पहले हमने -3 निकाला है। d का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। d बराबर कितना आ गया, -3। अब हम लोग क्या करेंगे, dy निकालेंगे। तो dy बराबर फॉर्मूला क्या है, होता है a1 a2 c1 c2, ये 2 है। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे। तो ये हो जाता है आपका 70 95, सॉरी a1 a2 ना, a1 का मान 1, ये 2, ये 70 और ये 95। वैल्यू को हमने रखा। अब लिखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 95 कम 95 माइनस 70 दूनी 140, घटने के बाद आ गया -45। ये किसका वैल्यू आया, dy का। क्लियर। तो इस तरह से हमारा dy का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले पेज पे जाएंगे और वहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x बराबर होता है बच्चों dx बटे में d। तो dx आया था -120 बटे में -3, भाग दिया तो माइनस माइनस कट गया, यानी 40 आ गया। और y की वैल्यू अगर अब देखा जाए तो आपको dy बटे d
यानी -45/-3 तो ये 15। तो हमने x किसको माना था? x हमने माना था पिता की वर्तमान आयु को, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए